नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के विज्ञान का छठा क्लास है और हम देख रहे हैं कक्षा 7 के विज्ञान के क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। तो आप सभी ने पता है कि हमारी पेशियों में जो होता है वो लैक्टिक अम्ल संचित होता है जिससे बेसिक तौर पर ऐंठन होती है। अगर हम बात करें लैक्टिक अम्ल की, तो बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है और ऐसी स्थिति में पेशीय कोशिकाएं बेसिक तौर पे अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करते हैं और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो बेसिक तौर पे इस लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों के ऐंठन से उत्पन्न होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतःश्वसित वायु तथा उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%, ठीक है। और उच्च श्वसित वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो आपका होता है 16.4%। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला जो क्वेश्चन है कि विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, तो यह भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन कहा जाता है, तो ये आपका गलत होता है क्योंकि भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय आपका क्योंकि वायवीय श्वसन तब कहा जाता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, न कि अनुपस्थिति होती है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला ऑप्शन गलत होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए कि 1 और 2 आपके सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला कह रहा है कि केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि मेढक में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, तो यह भी ऑप्शन आपका सही होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है तीसरा है कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपयुक्त में से रक्त परिसंचरण में मतलब कि किनका परिसंचरण मतलब कि उपयुक्त में से रक्त किनका परिसंचरण करता है। तो यहाँ पर बेसिक तौर पर रक्त जो होता है पचा हुआ भोजन का भी परिसंचरण करता है, ऑक्सीजन का भी करता है और अपशिष्ट पदार्थों का भी करता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि रक्त इन सभी का परिसंचरण करता है। रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक लेके जाता है और शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट का उत्सर्जन जो होती हैं रक्त के माध्यम से जाती हैं। तो इसी प्रकार से इसीलिए बेसिक तौर पर रक्त को संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, इसे बेसिक तौर पर संयोजी ऊतक में रखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त कैसा ऊतक है तो यह एक आपका कनेक्टिंग टिश्यू है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है, तो ये बिल्कुल सही है, पिछला क्वेश्चन पे ही मैंने आपको बताया। दूसरा कह रहा है कि हीमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर लाल रंग प्रदान करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है लाल कणिका बेसिक तौर पे अगर हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक लाल रंग का वर्णक होता है, न कि पीले रंग का। तो यहाँ पे क्या होता है लाल रंग का वर्णक होता है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है ए वाला कि केवल पहला आपका सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं अथवा कणिकाओं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं। तो बेसिक तौर पे श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं जिनको हम लोग WBC कहते हैं वह आपका रोगाणुओं का विनाश करती हैं। इन्हें हम लोग मानव शरीर का ठीक है मतलब कि पुलिस भी कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को WBC को, तो ये आपका रोगाणुओं का नाश करती हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है।
तो यहाँ पर दिया है रक्त, तो रक्त मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, रक्त वाहिकाएं भी है, हृदय भी है, और वृक्क जो है वह मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से पूछा है कि नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी कि केवल चौथा नहीं है, बाकी तीनों आपके मानव परिसंचरण तंत्र के हिस्से हैं। बात करते हैं रक्त परिसंचरण खोज की, तो रक्त परिसंचरण के तंत्र के बारे में, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे, जो कि एक अंग्रेज चिकित्सक थे। और रक्त वाहिकाएं और हृदय, मतलब रक्त और रक्त वाहिकाएं और हृदय तीनों ही मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। रक्त ऑक्सीजन पहुंचाने, पचे हुए भोजन व अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करता है। वृक्क की अगर बात करें तो वृक्क जो है मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। तो वृक्क किसका हिस्सा है? तो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, न कि रक्त परिसंचरण तंत्र का। तो इस प्रकार से आपका चौथा वाला गलत होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि चिकित्सा हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हृदय का जो धड़कन मापा जाता है उसके लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे जो हृदय होते हैं 4 कक्षों में बटे होते हैं, और हृदय की कच्छ भित्तियों की, मतलब कि कच्छ की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती है, और ये पेशियाँ जो होती हैं लयबद्ध रूप से, ठीक है, संकुचन और विस्तारित होती हैं। जो हृदय स्पंदन हार्ट बीट कहलाता है, चिकित्सा हृदय स्पंदन को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं पेसमेकर की, तो पेसमेकर हृदय की गति को कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु एक उपकरण होता है जिसे हम लोग पेसमेकर करते हैं। बात करते हैं ईसीजी की, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग संकुचन एवं विस्तार, मतलब कि जो उसका फैलाव के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने के लिए हम लोग ईसीजी का प्रयोग करते हैं। और बात करते हैं ईईजी की, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो इसका प्रयोग मस्तिष्क में होने वाले विद्युत कारिकाओं को बेसिक तौर पर नापने और मस्तिष्क संबंधी रोग का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे जो परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है वो होता है आपका हाइड्रा और स्पंज में। हाइड्रा और स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, जबकि मछली में आपका परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी, कि दूसरा और जो तीसरा है उसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। बात करते हैं हाइड्रा और स्पंज जैसे कुछ जंतु में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल से बाहर निकलते हैं तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को भी लेकर आते हैं। अतः परिसंचरण तंत्र हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता इन्हें नहीं पड़ती है। समानता बेसिक तौर पर हम बात करते हैं तो मछलियों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि अपोहन यानी कि डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग की जाती है? तो आप सभी ने पता है कि जब हमारे किडनी यानी कि वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो इस क्रिया में हम क्या करते हैं? डायलिसिस करवाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि मछली कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सर्प अपने शरीर के अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। तो ये बेसिक तौर पे आपका गलत है। तो आपका सही जो है वो पहला वाला आता है कि केवल पहला सही है कि मछली अपने अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में निकालती हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि कुछ पक्षियाँ, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु जो होते हैं अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन जो होते हैं वह बेसिक तौर पे सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध घन, ठीक है, सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में ये बेसिक तौर पे उत्सर्जन करते हैं। और ये पदार्थों में बेसिक तौर पे जो होता है वो होता है आपका यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक अम्ल होता है, न कि नाइट्रिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। और अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जो होता है उत्सर्जन के रूप में मूल रूप से यूरिया का, ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो सर्प जो होते हैं या छिपकली यूरिक अम्ल, मछलियाँ जो होती हैं वह अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। अगला जो है आपका उसको मैचअप करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि पौधों के नाम दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका दिया गया है आपका कि रंध्र। तो रंध्र की अगर बात करें तो रंध्र जो होता है बेसिक तौर पे वाष्पोत्सर्जन करने में काम आता है, ठीक है। दूसरा दिया है आपका जाइलम। तो जाइलम जो होता है जल के परिवहन में कार्य आता है, सभी ने पता है। और तीसरा जो दिया है आपका
फ्लोएम, तो फ्लोएम जो होता है वह बेसिक तौर पे भोजन के परिवहन में कार्य करता है। और मूल रोम की अगर बात करें तो यह जल के अवशोषण का कार्य करता है। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला जो क्वेश्चन है कथन और कारण से है, और यहाँ बताना है कथन कारण में से कि क्या सही है। तो कथन कह रहा है कि मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी कि खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुँचता है। तो यह सही है कि जो रंध्र पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा बेसिक तौर पे जल खींचकर क्या होता है कि पौधों की पत्तियों और तने तक पहुँचते हैं। तो कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसक बल निर्मित होता है, और यहाँ पर कहा गया है कि नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन कीजिए। तो यह बिल्कुल आपका कारण भी सही है कि पत्तियों से जब आपका जल वाष्पोत्सर्जित होता है तो इनमें एक चूसक बल कार्य करता है, और यही चूसक बल क्या होता है अन्य जलों को इधर की ओर क्या करता है आकर्षित करता है। तो कारण भी सही है और कथन भी सही है, और कारण जो होता है वह कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। तो यह गलत है, क्योंकि बेसिक तौर पे कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधे उगाए जाते हैं उनमें पुष्प और फल आने में कम समय लगता है बीजों के अपेक्षा। तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट आपका केवल सही है, दूसरा वाला गलत है, और किस प्रकार से उसको सही किया जा सकता है मैंने आपको बताया। अगला जो क्वेश्चन है कथन और कारण से। कथन कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप का प्रतिलिपि होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और कारण कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो कारण भी आपका सही है, इसीलिए क्या होते हैं कि बेसिक तौर पे कि जनक पादप का प्रतिलिपि हो पाते हैं, क्योंकि यह एक ही से क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं। तो कारण जो होता है कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। इस प्रकार से आपका ए वाला स्टेटमेंट सही होता है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि इष्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होता है, तो ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि मांस और फर में जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि मृदा के परतें हैं और उनकी विशिष्टताएं हैं। तो यहाँ पे ए सनस्तर के बारे में बातें कर रहा है। तो ए सनस्तर जो होता है यह क्या होता है कि यह परत मृदु सनंद्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। तो आपका ये ए वाला सही होता है। अगला कह रहा है कि बी सनस्तर की अगर बात करें तो बी सनस्तर इस परत में शीर्ष मृदा में से ह्यूमस क्या होता है कम होता है, परंतु इसमें क्या होते हैं खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सी सनस्तर की बात करें तो यहाँ दरारों और विरोध युक्त शैलों के छोटे छोटे ढेले बने होते हैं सी सनस्तर में। और यहाँ पर आधार शैल की अगर बात करें तो यह कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना भी क्या हो जाता है कठिन हो जाता है। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला है कि एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है आपसे कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर होता है या तो केवल स्त्री केसर होता है। बिल्कुल सही है, इसीलिए इसे हम लोग एक लिंगी कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि सरसों गुलाब और पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पुष्प एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण है। तो यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तो आपका सही है केवल पहला वाला कि एक पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सरसों गुलाब और पिटूनिया के पौधे उगने वाले जो पौधे होते हैं ये एक लिंगी नहीं होते, ये क्या होते हैं आपके द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, द्विलिंगी होते हैं, इस कारण से आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला है आपका कि पादपों के परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सही कथन का चयन कीजिए। पहला कह रहा है आपका कि परागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि जहां स्वपरागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, वहीं पर परागण में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के
वर्तिकाग्र पे होता है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पर परागण में क्या होता है कि उसी प्रकार के नहीं, किसी भी प्रकार के अन्य पादप पुष्पों के वर्तिकाग्र पर होता है। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत होता है। तो इस प्रकार से आपका सही केवल क्या है, पहला वाला है, ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो यहाँ पे तय की गई दूरी के बारे में बात किया गया है। तो वाहन द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसे हम लोग ओडोमीटर के द्वारा मापते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो जो उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे हम लोग ओडोमीटर, हिंदी में इसे हम लोग पथमापी के नाम से जानते हैं। तो ओडोमीटर दे या पथमापी दोनों एक ही हैं। बात करते हैं स्पीडोमीटर की, तो इसका प्रयोग वाहन की चाल मापने में किया जाता है। बेसिक तौर पे हम लोग चाल देखते हैं, तो चाल के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं एक्सीलरोमीटर का, तो एक्सीलरोमीटर का वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापा जाता है, चाल की वृद्धि दर। और बात करते हैं अल्टीमीटर का, तो अल्टीमीटर का बेसिक तौर पे विमानों की ऊंचाई, विमानों की ऊंचाई के लिए हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि वह पूछा गया है कि किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं और इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जैसा कि बात करते हैं जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तप्त हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। और जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को देखा था। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका कि समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका कि पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है, तथा बिंब का दक्षिण भाग जो होता है प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, और आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चिकित्सा द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि वाहन चालक के पीछे देखने के लिए जो पश्च दर्पण होता है, साइड मिरर होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक तौर पे ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, न कि अवतल दर्पण का। इस प्रकार से सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका क्या होता है, गलत होता है। तो आपका सही क्या है, केवल पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका कह रहा है कि लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है आपका कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा तथा आकार में बिंब से बड़े प्रतिबिंब को बनाता है, जो कि आपका गलत है। और दूसरा कह रहा है कि अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो आपका सही है केवल बी वाला। अब बेसिक तौर पे इसके बारे में हम जानते हैं। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस जो होता है वह वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु बिंब का जो लेंस होता है वह बेसिक तौर पे अत्यंत जो होता है निकट रखा जाता है। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा तथा बेसिक तौर पे आवर्तित होता है। तो उत्तल लेंस को अवरोधक लेंस की भांति बेसिक तौर पे हम क्या कर लेते हैं, उपयोग करते हैं। तो जिसके कारण पहला वाला कथन गलत है। दूसरा वाला कथन आपने पता है कि आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। तो आई थिंक सभी ने पता है
कि पहले जल दिवस, फिर उसके बाद 22 मार्च को जल दिवस और उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और बात करते हैं साल 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष के रूप में मनाया भी गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय अलवण वर्ष मनाया गया था, तो साल 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष के रूप में मनाया गया था। ऐसे सभी ने पता है कि 22 मार्च को हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं और 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मना लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो आप सभी ने पता है कि सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में जो होता है सबसे पहले पादप होता है, पादप के बाद आपका होता है कीट, और कीट के बाद आपके होते हैं आपके शाक बच्ची, मतलब कि शाक बच्ची कीट, शाक बच्ची के बाद मांस बच्ची कीट, उसके बाद मांस बच्ची, शीर्ष मांस बच्ची लास्ट में आते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा दिख रहा है आपका वो क्या है आपका कि सबसे पहले घास होगा, घास को कौन खाएगा, कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा और सर्प को खाएगा गरुड़। तो ये आपका सही एक्सप्लेन होता है। तो आपका सही होता है पहला वाला, इसमें कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अगला कह रहा है कि अब घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, और यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि ये अमृत पादप और जंतु उत्कों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि यह वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही होता है आपका कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है आपका कि अपांग और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। इन सह उत्पादों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि अपशिष्ट जल के प्रक्रम में उत्पन्न अपांग का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है कि पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस यानी कि जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादक के लिए किया जा सकता है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही। तो सही ऑप्शन होता है सी कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। कक्षा 7 के विज्ञान का जो अंतिम क्वेश्चन है वह आपसे कि क्रीम प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर कह रहा है आपका कि कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कह रहा है आपका कि इसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका उपयोग जल की बहुत अधिक मात्रा की इसके उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इसमें बेसिक तौर पे जल की मतलब कि नाम मात्र अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। और तीसरा कह रहा है कि मानव मल पूर्णतः क्रीमी केकों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक होते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा वाला कि पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जबकि बेसिक तौर पे इसमें कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कक्षा 7 के विज्ञान, जो कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 8 का विज्ञान, जिससे संबंधित भी लगभग 3 वीडियो होंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।